दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे इस लॉकडाउन की सिचुएशन में। तो मैंने रियल नंबर पे 2 वीडियो और इससे पहले अपलोड कर रखा, लेकिन ये मेरा रियल नंबर सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम के बारे में। आपने पढ़ रखा होगा, शायद आपके पास अगर बुक होगी तो आपने पढ़ रखा होगा, लेकिन मैं ज़रा सा आपका कंसेप्ट इसमें क्लियर कर दूँ, क्योंकि ये जो थ्योरम है ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल थ्योरम, इसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये जो थ्योरम है इसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और बाकी सीरीज़ की तरह ये सीरीज़ भी पेन और पेपर बेस्ड है, ताकि आप यह फील कर सकें। एक्चुअली पेन और पेपर का सहारा लेने का मेन मकसद ये है ताकि आपको यह फील हो सके कि आप के सामने मैं हूँ और आप सीख रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। और आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें, क्योंकि रियल डेस्टिनेशन हमेशा ही इस चीज़ पर फोकस किया है कि चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, स्टडी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। तो चलिए, एक्चुअली ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है, पहले इसको जानें। एक्चुअली मैंने इसको समझाने के लिए मैंने इसको क्या किया कि 2 पार्ट में इस थ्योरम को मैंने बांट दिया। ठीक है भाई, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट मैं बारी बारी करके बताऊंगा आपको, ताकि आपको ये थ्योरम समझ में आ जाए। और बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हेडफोन का प्रयोग ज़रूर करें। आप हेडफोन का यूज़ करें ताकि आवाज़ें स्पष्ट हों, चीज़ें आपके सामने हैं तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। और 100% विश्वास दिलाता हूँ कि आज अर्थमेटिक फंडामेंटल थ्योरम जो है वो आपका 100% क्लियर होकर रहेगा। तो स्टार्ट करें। एक्चुअली ये कहता क्या है, देखिए ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, इसका कहना है कि भाई इट स्टेट्स दैट, पहले हम इसकी बात को समझ लें। ये क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी composite number can be expressed as a product of primes। ठीक है, अब भैया यहाँ एक आ गया कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर। बहुत लोगों ने पहले नहीं पढ़ रखा होगा, बहुत उनको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि भाई साहब कंपोजिट नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है। तो भाई साहब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन को भेज दीजिए पेंशन लेने के लिए। और बस मन थोड़ा सा अपने मन को शांत करके रखें और बिल्कुल समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। 100% समझ में आना ही आना है, कहीं कोई डाउट नहीं है। तो पहले बात करते हैं कि भाई ये थ्योरम कहता क्या है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये थ्योरम का फर्स्ट पार्ट है। ये जो थ्योरम का है वो कौन सा है? फर्स्ट पार्ट है। इस पार्ट में क्या कहा कि इट स्टेट्स दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। पहले इस बात को समझें। ये पार्ट जो आपका है, ये पार्ट कह रहा है कि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उन सभी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम्स नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, अब इस चीज़ की थोड़ा देर के बाद जिक्र करेंगे। ये तो पहला पार्ट हुआ। अब इसको हम इसके दूसरे पार्ट को भी देखें। दूसरा पार्ट क्या भाई? दूसरा पार्ट, हालांकि यहाँ मैंने फुल स्टॉप दिया, आप फुल स्टॉप ना दें, मैंने आपको समझाने के लिए इसको पार्ट वाइज किया। और दूसरा पार्ट कर रहा है कि factorization and this factorization will be unique and this factorization will be unique। ठीक है, अब जो बात करें वो दूसरे पार्ट की बात करें तो इसमें क्या कहा कि दिस फैक्टराइजेशन विल बी यूनिक, यानी यह इसका जो फैक्टराइजेशन होगा, ये जो हम फैक्टराइजेशन निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में इसको जो चेंज करेंगे कंपोजिट नंबर को, तो वह क्या होगा? एक यूनिक फैक्टराइजेशन होगा। यानी कि वो जो भी होगा वो यूनिक होगा। यूनिक कहने का सेंस क्या है कि भाई उसके जैसा दूसरा फॉर्म हम उसको नहीं लिख सकते हैं। जब भी प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे तो ऑलवेज वैसा ही लिखा जाएगा वो। ठीक है भाई, एक पार्ट और उसमें और है। एक पार्ट क्या है कि अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर
in which the prime factors occur। अभी तो मैंने लिख दिया तीनों पार्ट को। अब ये आपका अर्थमेटिक का फंडामेंटल थ्योरम आपका क्या हुआ, पूरा हो गया। अब इसको हम पार्ट पार्ट करके समझें। पहला चीज़ इसमें आया कंपोजिट नंबर। तो हम पहले इसकी बात कर ले कि भाई ये कंपोजिट नंबर हुआ क्या, आखिर ये भाई किस बला का नाम है, इसको समझें। तो भाई साहब ये कंपोजिट नंबर और एक दूसरा नंबर क्या हो गया, प्राइम नंबर। मैथमेटिशियन लोगों का दिमाग तो ऐसे ही थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव होता है, नई नई चीज़ निकालते रहते हैं। अब उन लोगों ने एक नया नंबर चीज़ निकाल दिया कि भैया ये नंबर को अगर हम बांटेंगे उसके डिवीज़र के आधार पर तो वो दो प्रकार का हो जाएगा। सही बोल रहा हूँ ना, दो प्रकार का नहीं भाई साहब, ये क्या होगा, तीन प्रकार का होगा। तीसरी की भी बात करेंगे, पहले इस दोनों को तो समझ लें। एक बोला कंपोजिट नंबर और दूसरा बोला भाई प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर में उन्होंने क्या कहा कि कंपोजिट नंबर वैसे नंबर्स हुए जिनके डिवीज़र दो से ज़्यादा हो। इनका डिफिनीशन क्या बोला भाई कि हैविंग मोर देन टू डिवीज़र, दो से ज़्यादा हो। और अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं तो एक ही बात बोलूँगा कि भाई कंपोजिट नंबर का डिफिनीशन पता चल गया, प्राइम के बारे में कोई बोलेंगे तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि भाई साहब जो नंबर प्राइम नहीं होगा वो कंपोजिट होगा और जो कंपोजिट नहीं होगा वो प्राइम होगा। लेकिन इससे क्लियर बातें नहीं होती है। तो आप समझ लें कि कंपोजिट नंबर्स वैसे नंबर्स हुए जिनके डिवीज़र दो से ज़्यादा हो, जिनके डिवीज़र की संख्या क्या हो, दो से ज़्यादा हो। और प्राइम नंबर्स ठीक इसका अपोजिट। प्राइम नंबर्स क्या हुआ भाई, हैविंग टू डिवीज़र। ठीक है भाई, दो डिवीज़र हो। यानी कि अगर सिर्फ इतना लिख दे तो हम क्लियर कर दें, अगर इतना लिख दिया हमने तो क्या क्या हमने क्लियर कर दिया, नहीं, थोड़ी सी इसको और चेंज कर दे तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हैविंग टू डिवीज़र लिखा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हैव नॉट मोर देन टू डिवीज़र। ठीक है, यानी कि उसके पास दो डिवीज़र से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि प्राइम नंबर्स वैसे नंबर्स हैं जिनके पास दो डिवीज़र हो और कंपोजिट नंबर वैसे नंबर्स हो गए जिनके पास दो से ज़्यादा डिवीज़र हो। अब इस चीज़ को हम थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझें। मान लें कि हमने अगर कोई नंबर ले लिया, हमने अगर मान लीजिए हमने 6 ले लिया, तो अब आप 6 को अगर डिवाइड करेंगे तो 6 में 2 से भी डिवीजन लग जाएगा। 2 3 जा 6 सबको मालूम है। अगर आप मान लो 6 को डिवाइड करोगे तो 6 को 3 से भी डिवाइड करोगे, 3 से 2 जा 6, ये कट गया। और एक तो 6 का 6 भी डिवीजन हो जाएगा, 6 1 जा 6। अब यहाँ देख लो, एक 1 भी हो सकता है, नहीं, अब आप यहाँ देख लो इतने सारे डिवीजन हो गए। तो यहाँ क्या हो गया भाई, इस नंबर 6 का क्या हो गया कि दो से ज़्यादा डिवीजन हो गया। तो ये जो नंबर है ये कौन सा हो गया, कंपोजिट नंबर। लेकिन यहीं पर अगर प्राइम नंबर्स की बात करें तो आप एक ऐसा नंबर ले लो 3। अब आप 3 को डिवाइड करके देखो, या तो ये 1 से डिविजिबल होगा या फिर ये किससे डिविजिबल होगा भाई, खुद से होगा। दो ही से हो सकता है, दूसरे से हो नहीं सकता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्राइम नंबर्स। यानी कि वैसे नंबर्स जिनके डिवीज़र यानी कि जिनको डिवाइड करने वाले नंबर सिर्फ दो हो, या ऐसा कहें कि सिर्फ दो नंबर से ही वो डिविजिबल हो, तो वो क्या हो गया प्राइम नंबर्स। और कंपोजिट नंबर्स हो गए जिनके पास दो से ज़्यादा डिवीजर हो, यानी कि वो दो से ज़्यादा नंबरों से डिविजिबल हो सकते हैं, या होते हैं, हो सकते क्या होते हैं। ये कंपोजिट नंबर की बात हो गई, ये प्राइम नंबर्स की बात हो गई। अब अगर बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट जो कंपोजिट नंबर है वो कौन है आपका भाई, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, 4 है आपका। और सबसे स्मॉलेस्ट अगर हम प्राइम नंबर की बात करें तो ये हो गया 2। ठीक है, अब अगर मान लीजिए हमसे अगर पूछे, हमने अभी आपको क्या बताया कि दो पार्ट में बांटा, तो ऐसा कहना सही हुआ। तो फिर मैंने आपको बताया कि नहीं भाई दो नहीं 3, तो दो पार्ट तो हमारे पास है, एक कंपोजिट नंबर दूसरा प्राइम नंबर। आखिर तीसरा फंडा क्या है भाई, तो तीसरी जो बातें उठती हैं वो उठती हैं 1 से, 1 से रिलेटेड तीसरी बातें। आखिर 1 से रिलेटेड क्या बात है। अब आप देखो कंपोजिट नंबर का डिफिनीशन बताया कि इसका जो फैक्ट डिवीज़र होना चाहिए वो दो से ज़्यादा होना चाहिए। प्राइम नंबर की बात मैंने बताई कि इसका जो डिवीज़र होना चाहिए वो दो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें कह रहे हैं दो से ज़्यादा होना चाहिए, इसमें कह रहे हैं दो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखें कि भैया ये 1 किस कैटेगरी में आता है, 1 के पास दो से ज़्यादा डिवीज़र है या फिर दो से कम है। अब बात करें, अब यहाँ देखें हम, अगर आप 1 को डिवाइड करो तो बताओ दुनिया का ऐसा कोई नंबर जिससे कि 1 डिवाइड हो जाए।
आप ऐसा कोई नंबर सोचो जिससे कि 1 को क्या किया जा सके, डिवाइड किया जा सके। तो संभवतः एक ही नंबर आपके दिमाग में आएगा भाई साहब, वो क्या आएगा, 1 आएगा। अब 1 को 1 से ही डिवाइड करोगे तो कट जाएगा। बाकी ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे कि आप 1 को डिवाइड कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में ये दोनों बातें क्या हो गई, ये दोनों बातें फेल हो गई। पहला चीज़ क्या है, हैविंग मोर देन वो 2 डिवीज़र। भाई इसके पास तो एक ही डिवीज़र है, 2 से ज़्यादा तो है ही नहीं, 2 भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है कि भाई हैविंग 2 डिवीज़र, इसके पास 2 डिवीज़र होना चाहिए। तो भाई इसके पास तो बस एक ही है। तो आखिर ये क्या हुआ, तो इसके साथ फंडा ये हुआ कि इसको बोल दें कि भैया ना ये कंपोजिट में है ना ही ये प्राइम में है। तो क्या हो जाएगा, 1 इज क्या हो जाएगा भाई आपका, कि नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। मतलब ना तो प्राइम है और ना ही क्या है, कंपोजिट है। तो 3 बातें, एक 1 हो गया, दूसरा कंपोजिट नंबर और तीसरा क्या हो गया, प्राइम नंबर। तो अर्थमेटिक के फंडामेंटल थ्योरम की बात हम लोग कर रहे थे, तो फिर से वहीं चले। फर्स्ट जो बात कर रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है भाई, यहाँ अगर हमने 6 ही लिया, एक एग्जांपल और ले ले इसको क्लियर करने के लिए। मान लीजिए हम 36 ले लें और इसको हम इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें। ठीक है, 36 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के देखें। आप जब निकालोगे तो आपका हो जाएगा 2, 18 सा 36, 2 से डिवाइड करोगे 9 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे 3 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे 1 हो जाएगा। आप 36 को क्या लिख सकते हो भाई, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब आप यहाँ पर गौर से देखो, 2 क्या है भाई, प्राइम नंबर। 3 क्या है भाई, प्राइम नंबर। यानी हमने क्या किया, 36 को, इसको जो फैक्टराइज किया, यानी 36 का जो हमने प्राइम फैक्टोरियल निकाला, उसमें जो प्राइम फैक्टर्स हैं, यही तो है प्राइम फैक्टर्स। इसमें जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या है भाई, वो क्या है, जो हमने जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला, तो उसमें जो फैक्टर्स आ गए वो क्या है भाई, प्राइम फैक्टर्स, यानी कि प्राइम नंबर्स हैं। ये सारे क्या है भाई, प्राइम नंबर्स हैं। तो पहला पार्ट जो थ्योरम का आपका है वो यही बताता है कि इट स्टेट्स दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। यानी कि जितनी भी कंपोजिट नंबर हैं सभी को आप प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा बात क्या बताया कि एंड दैट विल बी यूनिक। दैट विल बी यूनिक मतलब कि 36 का जब भी आप निकालोगे और इसको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखोगे तो आपको ऐसा ही लिखना है। आप ऐसा ही लिख सकते हो, आप इसको दूसरा चीज़ नहीं लिख सकते हो। करके आप देख लो, किसी भी नंबर को अगर मान लो आपको लिखना है भाई प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के रूप में, तो एक बार जो आपने फैक्टराइज कर दी बस वही चीज़ें लिखाएंगी। अब आप कहोगे भाई इसको तो हम ये भी लिख सकते हैं ना, 4 इंटू 9। तो भाई साहब ये प्राइम नंबर नहीं हुआ, प्राइम फैक्टर्स नहीं हुआ, ये कंपोजिट नंबर हो गया। आप जब इसको प्राइम फैक्टर्स में चेंज करोगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही इसी तरह से आप लिख सकते हो। तो इसीलिए क्या कहा कि दैट प्राइम फैक्टोराइजेशन विल बी यूनिक। ठीक है भाई, ये पार्ट हम समझ गए, यहाँ तक हम समझ गए। अब इस पार्ट की बात करते हैं कि भाई ये क्या लफड़ा है, ये क्या बोल रहा है। फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। अब ऑर्डर की बात हो रही है, ऑर्डर की बात हो रही तो चाहे तो आप 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख दो, आपकी मर्जी। आप चाहो तो 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 लिख दो। दोनों कंडीशन मल्टीप्लाई करके देखो 36 ही आएगा। मल्टीप्लिकेशन तो आता ही होगा, नहीं आता होगा तो भाई साहब मैं उस पर वीडियो बनाने वाला भी नहीं हूँ, अगल बगल से सीख लेना। तो क्या करने का मतलब है कि आप जब इसको इसके ऑर्डर को चेंज कर दिया, जो पहले था उसको आपने लास्ट में कर दी और जो लास्ट में था उसको आपने फर्स्ट में कर दिया, तो भी क्या देखा भाई, रिजल्ट सेम है। रिजल्ट में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं आया, यानी कि ऑर्डर को बदलने पे भी किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसका जो सबसे लास्ट पार्ट क्या बोला कि द प्राइम फैक्टराइजेशन विल बी यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्ड। यानी कि प्राइम फैक्टर्स पहले आ रहा है बाद में आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये आपका क्या हुआ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हुआ। अब मुझे लगता है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आपका क्लियर हो गया हो। मैं आपको कुछ बातें और इससे रिलेटेड बताता हूँ। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो है इसको यूनिक फैक्टोराइजेशन थ्योरम भी बोला जाता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो है इसको, ये जो आप लिखते हो भाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसी को यूनिक प्राइम फैक्टोराइजेशन थ्योरम भी बोला जाता है। अगर धोखे से आपसे कोई पूछ दे कि भैया यूनिक प्राइम फैक्टोराइजेशन थ्योरम क्या है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों बातें सेम है। इसको क्या बोला जाता है, यूनिक प्राइम फैक्टोराइजेशन थ्योरम। ठीक है, यानी कि अर्थमेटिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को यूनिक प्राइम फैक्टोराइजेशन भी बोला जाता है।
अब इनसे बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। अब जो हम अगले थ्योरम के बारे में बात करें, वो अगला थ्योरम थोड़ा सा, अभी हम थोड़ा सा अरिथमेटिक के फंडामेंटल थ्योरम के बारे में हम लोगों ने जान लिया, तो कुछ और भी चीज़ें हम जान ले इस वीडियो में एक साथ। और भी चीज़ें हैं, और भी दो तीन थ्योरम्स हैं, दो तीन चीज़ें हैं जो आपको जानना ही चाहिए, और मुझे लगता है कि शायद बहुत सारी बुक में ये बातें होंगी भी नहीं, इसीलिए आपको 100% ये चीज़ें जानना चाहिए, जिसका कि आगे आपको यूज़ होने वाला है। दूसरा जो आपका है वो है आपका डेसिमल एक्सपेंशन थ्योरम। ये जो दूसरा थ्योरम हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, ये आपका है डेसिमल एक्सपेंशन एक्सपेंशन थ्योरम। अब ये क्या है भाई, ये कौन सा चीज़ है? देखिए, डेसिमल एक्सपेंशन थ्योरम याद करो, आपने रियल नंबर के बारे में 9th में क्या पढ़ रखा कि भैया जो नंबर पी बाई क्यू के रूप में उसको क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते थे, रेशनल नंबर। और कंडीशन क्या था भाई कि नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला जीरो हो जाए तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि अगर भगवान जी खाली हो जाए तो भी चलेगा भाई, उनको ना भूख लगती है ना उनको प्यास लगती है, लेकिन नीचे वाले का अगर पैसा ख़त्म तो लाइफ ख़त्म। तो यानी कि नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर वाले जीरो भी रहेंगे तो कौन पूछता है उनको। तो यही बातें हैं कि भाई ऊपर वाला टर्म जीरो होगा भी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नीचे वाला नहीं होना चाहिए। यानी कि 0/2 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका रेशनल नंबर, लेकिन वही अगर आप लिख देंगे 2/0 तो रेशनल नंबर नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा आपका रेशनल नंबर नहीं होगा। तो यानी कि अब आप सोच रहे थे सर ये डेसिमल एक्सपेंशन थ्योरम समझा रहे थे, अभी आप रेशनल नंबर पर चले गए। अरे भैया वही चीज़ें हैं, उसको क्लियर कर लो पहले, रिलेटेड टर्म्स को, फिर बात करते हैं ना। अब याद कीजिए कि रेशनल नंबर्स किसको कहते हैं। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको पी बाई क्यू के रूप में लिख दिया। अगर भाई डेसिमल के रूप में हो तो क्या हो, इनके साथ क्या क्या बातें होती हैं, थोड़ा सा इनके बारे में पहले जान लें। हालांकि मैं एक वीडियो रेशनल नंबर और रेशनल नंबर पे भी बनाने वाला हूँ, तो उसमें डिटेल्स बात करेंगे। फिलहाल हम ये समझें कि रेशनल नंबर्स जो पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, और जब पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाएगा भाई तो दो तरह की बातें होंगी। जैसे आपने लिख दिया भाई, क्या आपने लिख दिया 4/3, ठीक है, आपने क्या लिख दी, सॉरी आप ऐसा एग्जाम्पल हो जो आसानी से हो जाए। जैसे आपने लिख दिया भाई 3/2, एकदम सिंपल एग्जाम्पल में, ताकि आपको समझ में आ जाए। आपने लिख दिया 3/2, अब आप 2 से 3 को डिवाइड कर दो भाई, तो क्या आ जाएगा, हम जानते हैं कि 1.5 आएगा। कन्फर्म है सभी लोगों को, तो डिवीजन आता ही होगा, नहीं आता होगा तो कोई बात नहीं भाई, इसे डिवाइड करके देख लेना अलग से। 1.5 आ जाएगा। और जैसे ही 1.5 आया, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई यह यहाँ पे कट गया, पूरा पूरा कट गया, अब इसके बाद कटने का चांस नहीं, खत्म, बातें यहीं पे खत्म हो गई, रफा दफा हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप रेशनल नंबर की बात करते हैं तो दो प्रकार का कंडीशन आता है। एक कंडीशन जिसमें कि वो पूरा पूरा कट जाता है, और दूसरा कंडीशन जिसमें पूरा पूरा नहीं कटता है। अब जरा सा हम उस कंडीशन की भी बात कर ले। जैसे 1/3 आपने लिख दिया भाई, तो आप 3 से देखो 1 को डिवाइड करके आप क्या लिखोगे, 0 पॉइंट दोगे यहाँ, 10, 3 3 जा कितना होता है 9, 1, फिर आप क्या करोगे 1 से डिवाइड करोगे, सॉरी फिर यहाँ 0, फिर आप क्या करोगे 3 जा, सॉरी 3 3 जा आप क्या लिखोगे 9, फिर यहाँ 1, फिर 3, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। यानी कि आप क्या इस लिखोगे इसको 0.333, ये चलता रहेगा। अब ये तो कटने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो मैंने अभी बताया था एक कंडीशन रेशनल नंबर में क्या होता है कि जब पूरा पूरा कट जाए, तो जब पूरा पूरा कट जाता है तो उस समय क्या होता है भाई साहब आपका, उस समय होता है टर्मिनेटिंग। उस समय क्या होता है आपका, टर्मिनेटिंग। और जब पूरा पूरा नहीं कटे तो उस समय क्या होता है भाई, नन टर्मिनेटिंग। मतलब टर्मिनेटिंग मतलब कट गया पूरा पूरा, कहानी ख़त्म। नन टर्मिनेटिंग का मतलब वही ब्लैकमेल वाली बात है, एक बार पैसा दे दो फिर दोबारा फिर तिबारा नहीं दोगे तो ये वाली बातें। तो वही नन टर्मिनेटिंग यानी कि जो कटे नहीं। तो भाई नन टर्मिनेटिंग अगर हो, कटे नहीं, तो कौन सा बात उठ रहा है, बात उठ रहा है क्या कि भाई बार बार क्या देख रहे हैं, 3 के बाद 3, 3 के बाद 3, ऐसा थोड़ी ना 3 फ्री है, यहाँ पे 3 फ्री है भाई साहब, जितनी मानो उतना लगाते चलो आप। तो यानी कि 3 के बाद 3, इसका मतलब क्या हुआ कि बार बार रिपीट हो रहा है। यह जो 3 हो रहा है वह क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यानी कि नन टर्मिनेटिंग तो है। नन टर्मिनेटिंग कहने का सेंस हुआ कि भाई पूरा पूरा नहीं कट रहा है, लेकिन पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो कैसा है, यह है नन टर्मिनेटिंग, बट क्या है भाई, बट क्या है, रिपीटिंग। क्या हो गया यह, नन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। यानी कि यह पूरा पूरा नहीं कटेगा लेकिन रिपीट करेगा। अब सोच रहे थे कि सर ये क्या समझा रहे हैं आप, 9th में पढ़ रखा हमने, ठीक है भाई पढ़ रखा आपने। अभी आप ये क्या हमने कैसे पता किया भाई, ये हमने एक्चुअल डिवीजन से पता किया। हमने जब इसको डिवाइड करी तो हमें ये पता चला, और पता चला कि भैया ये टर्मिनेटिंग है या नन टर्मिनेटिंग है, और नन टर्मिनेटिंग भी है तो क्या है भाई, रिपीटिंग है। ठीक है, इसी वीडियो में बात कर ले। रेशनल नंबर क्या हो गया भाई, नन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग।
या कहें टर्मिनेटिंग, ये दोनों बातें इरेशनल नंबर के साथ होती है। लेकिन इरेशनल नंबर के साथ क्या, नन टर्मिनेटिंग नन रिपीटिंग, ना तो कटेगा और ना ही रिपीट करेगा, वो इरेशनल नंबर की बात हो गई। खैर छोड़िए उसको। तो यहाँ जो बेसिकली हमने क्या किया, डिवाइड किया, तो डिवीजन के बाद जो रिजल्ट आया उससे हमको पता चला कि हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है या नन टर्मिनेटिंग है। इस चीज़ का पता कैसे चला, तो एक्चुअल डिवीजन के बाद। लेकिन 10th में जो आपको क्वेश्चन बनाने हैं उस क्वेश्चन में ये चीज़ पता करना है कि भाई विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बड़े शब्दों में पहले ही लिख दिया, विदाउट एक्चुअल डिवीजन यानी बिना एक्चुअल डिवीजन के आपको बताना है कि यह जो होगा रेशनल नंबर वो टर्मिनेटिंग होगा कि नन टर्मिनेटिंग होगा। तो आप उसके लिए क्या करोगे, आपको उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको उसके लिए बस थोड़े से स्टेप्स को क्या करना है भाई, थोड़े से स्टेप्स को फॉलो करने हैं, थोड़ी चीज़ों को समझना है और फिर सारी बातें क्या होंगी तो आपके सामने क्लियर रहेंगी। चलिए अब इस वीडियो को थोड़ा सा हम लोग आगे करें। तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे भाई, डेसिमल एक्सपेंशन थ्योरम की बात कर रहे थे। इसमें हमने क्या देखा कि दो कंडीशन है, एक तो रेशनल नंबर के साथ देखा टर्मिनेटिंग, दूसरी बात नॉन टर्मिनेटिंग। और अभी अभी हमने बात किया कि भैया अगर मान लो आप एक्चुअली डिवाइड कर रहे हो, एक्चुअल डिवीज़न कर रहे हो, एक्चुअल डिवीज़न करने के बाद अगर मान लो कि कट गया आपका पूरा पूरा, अगर मान लो कट गया तो मतलब टर्मिनेटिंग, और पूरा पूरा अगर नहीं कटा तो मतलब टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर आपको एक्चुअल डिवीज़न करने के लिए मना कर दिया जाए, तो अगर आपको बोले पता करने के लिए कि भाई कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, तो उस समय उसको हम कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए कुछ प्रोसीड्यूर है, मैं आपको बताता हूँ। और उसी के लिए यहाँ जो हम लोग बात करने वाले हैं, सॉरी प्लीज़, उसी के लिए हम लोग अभी बात करने वाले हैं डेसिमल एक्सपेंशन की। ठीक है, हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें। थोड़ी सी परेशानी है, एक्चुअली लाइट का भी प्रॉब्लम है। और चलिए तो बात करें एक्चुअली है क्या कि कैसे पता करें। इसके लिए आपका क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन थ्योरम। एक्चुअली डेसिमल एक्सपेंशन थ्योरम में क्या कहा गया, डेसिमल एक्सपेंशन थ्योरम में कहा गया कि अगर मान लो आपके पास कोई भी रेशनल नंबर हो जो कि पी बाई क्यू के रूप में हो, ठीक है, आपको क्या कहा गया है इसमें कि इफ पी बाई क्यू बी एनी रेशनल नंबर where P and Q are co-primes। ये co-primes कहने की बात क्या हुई, अब भैया ये co-primes क्या हुआ, समझ लो। co-primes कहने का मतलब हो गया, co-primes की अगर बात करें तो co-primes का मतलब हो गया कि उनके बीच में, यानी कि अगर P और Q co-primes है, यानी P और Q का अगर हम फ्रैक्शन के फॉर्म में रहे, तो ये दोनों का जो कॉमन डिवीज़र होगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। यानी कि कॉमन जो डिवीज़र होगा वो क्या होगा भाई, 1 होगा। 1 के अलावा कोई दूसरे नंबर से ये नहीं कटेंगे। या सीधा कहें कि ये क्या होंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में होंगे। या कहें कि पी और क्यू के बीच में एक के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल से समझ लो, ज़्यादा समझ में आती है। 3/5, अब देखो ऐसा कोई नंबर बताओ जिससे कि ये 3 भी कट जाए और 5 भी कट जाए, ऑब्वियसली 1 के अलावा दूसरा कोई है नहीं। तो उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, को-प्राइम्स। यानी कि अगर दो नंबर के बीच का अगर कॉमन डिवीजर सिर्फ और सिर्फ एक हो, 1 हो, 1 के अलावा कोई भी दूसरा नहीं हो, तो उसको क्या बोलते हैं, को-प्राइम्स बोलते हैं। तो यहाँ क्या बोला गया कि पी और क्यू क्या है, आपका को-प्राइम्स है। और एक बात है, जब रेशनल नंबर की बात करें तो क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, अभी बताया ना आपको कि नीचे वाला याद होना चाहिए। तब इसमें क्या कहता है कि ये जो p बाई क्यू के रूप में, यानी p और q के रूप में अगर रेशनल नंबर है, p बाई क्यू अगर कोई रेशनल नंबर है, तो इस रेशनल नंबर को हम बिना एक्चुअल डिवाइड किए हुए कैसे पता करें कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो सीधी सी बात है, आपको करना कुछ नहीं, बस q को आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर देना है, इसको आपको क्या करना है भाई, एक्सप्रेस्ड कर देना है, एक्सप्रेस्ड कर देना है किस में भाई, 2m इंटू 5n। अगर मान लो आपने क्यू का प्राइम कैसे एक्सप्रेस करोगे इसकी बात बताएंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा प्राइम फैक्टोराइजेशन। यानी कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा इसका, और फिर आप देखोगे क्या कि अगर मान लो 2 और 5 के पावर के रूप में हो, मल्टीप्लाई के रूप में हो, इस फॉर्मेट में हो, तो वह क्या होगा आपका, उस समय जो बात आएंगी वह बात आएंगी कौन से डेसिमल का। आप जरा सा सोच के मुझे बताओ कि उस समय कौन सा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा। ओ
लगता है कि आप लोग सोच नहीं पाए। इसका मतलब चलो कोई बात नहीं, अब मैं बता देता हूँ। मैंने आपको कुछ देर का समय दिया, 1 मिनट का, 1 मिनट का नहीं सॉरी, कुछ सेकेंड्स का समय दिया ताकि आप सोच सको, क्योंकि मैंने अभी बता रखा आपको कि जब क्यू को आप एक्सप्रेस करोगे 2m इंटू 5n के फॉर्म में, तो उस समय जो आपका यह रेशनल नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। उस समय क्या हो जाएगा आपका यह टर्मिनेटिंग। लेकिन यदि आपका क्यू, अगर आप क्यू को, क्यू इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म 2m इंटू 5n, तो उस समय अगर क्यू को आप मान लो इस फॉर्म में नहीं ला सकते हो, आप इस फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हो, तब जो आपका वो रेशनल नंबर होगा उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि रेशनल नंबर जब भी नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग दोनों हो सकता है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो वो रिपीटिंग ही होगा। तो बातें क्या होती हैं कि अगर आपने सबसे पहले करना क्या है कि भाई अगर कोई नंबर दिया हुआ तो आपको क्या करना है, पहले उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर देना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, जैसे एक एग्जांपल ले लो कि मान लो हमने ले लिया भाई 13/60, मान लो 2 मिनट के लिए हमने एग्जांपल ले लिया। अब आपने इसको 2 से डिवाइड कर देना है। ज़्यादा दिक्कत हो आप एचसीएफ निकालो दोनों का, आप डिवाइड करोगे ऑब्वियसली 15 आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर आप इसको 2 से डिवाइड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो अब आप 2 से डिवाइड। अब तो आपने करना क्या है, अब इसको 15/8 ही लिख दें। अब नीचे वाला क्या है आपका भाई 8 है, अब 8 का क्या करो आप प्राइम फैक्टर्स निकाल दो। ऑब्वियसली 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 2 1 जा 2, ये आपका हो गया। तो यानी कि 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 to the power 3। क्लियर। अब आप कहोगे कि सर आपने बताया कि 2 और 5 के पावर के रूप में होना चाहिए, तो मुन्ने कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो कि आपका यहाँ 2 का पावर में आ गया और 5 नहीं आया, ठीक है, तो भी आपका क्या होगा, टर्मिनेटिंग ही होगा। मान लो अगर किसी चीज़ को आपने 625 को मान लो आपने इसका प्राइम फैक्टर्स निकाला, तो ये कितना होगा भाई 5 कितना हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई करके देख लो कितना हो जाएगा। ऑब्वियसली 5 to the power 4 होना चाहिए, मुझे लगता है नहीं, आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 5 का पावर 4 ही होगा, कंफर्म है। तो जब 5 का पावर 4 है, यहाँ क्या भाई 2 का पावर तो कुछ भी नहीं है, तो ये क्या हो गया। अब तो इस तरह की यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है कि भैया सर ने लिख दिया कि 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में होना चाहिए, यहाँ 2 तो आ गया लेकिन 5 तो आया नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी टर्मिनेटिंग होगा। आप सोच रहे हो कि सर ये कैसे, आपने बताया कि भाई इस फॉर्म में होना चाहिए, यहाँ 5 भी है यहाँ 5 नहीं है, तो फिर टर्मिनेटिंग कैसे। टर्मिनेटिंग इसलिए भाई कि आपने पिछले क्लास में पढ़ रखा है कि अगर कोई चीज़ का पावर आप 0 कर दो तो वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अब गौर से देखो 5 भी आ गया, यानी आप इसको कन्वर्ट कर दिया आपने 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में। अब यहाँ पे 5 का पावर 4 है, 2 नहीं है, तो आप इसको लिख सकते हो ना 2 का पावर 0, यानी आपने इस फॉर्म में चेंज कर दिया। तो हम सीधा कहें कि अगर डेनोमिनेटर का अगर मान लो जो हमारा डेसिमल नंबर है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद डेनोमिनेटर को हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, और प्राइम फैक्टराइजेशन अगर 2 के पावर m इंटू 5 to the पावर n के फॉर्म में हो, या सिर्फ 2 to the पावर m हो, या सिर्फ 5 to the पावर n हो, तो उस समय क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। कंडीशन यहाँ पे क्या है, ध्यान आपको क्या रखना है, तो ध्यान आपको सिर्फ एक ही चीज़ का रखना है कि 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई भी नंबर नहीं आना चाहिए। अगर 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई भी नंबर आपका आ जाता है तो उस समय क्या होगा, वह टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए आप देख लो, जैसे मान लो आपने 30 का निकाला 1 मिनट के लिए, तो 30 को आप अगर कन्वर्ट करो, मान लो आपका डिनोमिनेटर में कैसे भी करके 30 आ गया, आपने इसको डिवाइड किया 215, 3 से आप डिवाइड करो 5 आ गया। अब यहाँ देखो 30 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 5। अब क्या देख रहे हो, 2 तो है 5 भी है, बट यहाँ पे क्या है 3 है। तो ये 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई प्राइम फैक्टर नहीं आना चाहिए, यानी दूसरा कोई फैक्टर नहीं आना चाहिए, दूसरा कोई नंबर नहीं आना चाहिए प्रोडक्ट के रूप में। तो उस समय क्या हो जाएगा, अगर नहीं आएगा तो आपका टर्मिनेटिंग, अगर दूसरा कोई भी आ गया तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। यानी कि अगर क्यू का आपने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला, उसमें 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर आ गया फैक्टर्स में, फैक्टर के रूप में, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इस पर आपका 28 सवाल का बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा, एनसीईआरटी का बहुत सारा आपका क्वेश्चन बन जाना चाहिए। क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत ही ज़्यादा हो गया है, अप्रॉक्स 30 मिनट का हो गया है, तो मुझे इसे फिलहाल तो रोकना ही होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में कुछ विस्तार से बात करेंगे। फिर उसके बाद रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर समझाने के बाद उसके बाद मैं रूट 5, रूट 2, रूट 7 कैसे प्रूव करना है उसको प्रूव करूँगा, और फिर आपको उसमें कुछ ट्रिक्स भी दूंगा, जिससे कि अगर आपको एक फॉर्मेट याद हो ही जाना चाहिए, अगर आपको